नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2020 को DLED सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप इंग्लिश का पेपर अभी अभी देकर आए हैं तो दोस्तों आप अपने उत्तर हमारे इस वीडियो से मैच कर सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। दोस्तों लास्ट में इस वीडियो में आपको अपने नाम और अपने ज़िले के नाम सहित नीचे कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। दोस्तों जो स्टार्टिंग के बहुविकल्पी हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो तो एक एक नंबर के हैं और 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल भरना है या कुछ और जैसे एक एक शब्द के उत्तर हैं, तो उन सभी को भी आप मिला लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये यहाँ पर पेपर है, यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी। यहाँ पर जो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओ जेफरसन, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बिलिंगुअल मेथड के इन्वेंट किसने किया। ठीक है, ये इसका डेवलपर कौन है, तो वो है प्रोफेसर C.J. डॉटसन। अगर आपने डॉटसन को टिक किया है तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब जो बुक तुम चाहते थे वो प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या आर्टिकल यूज होगा, द, ए, एन या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही, जब किसी विशेष की बात होती है तो वहाँ पर हम सदैव द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। मोस्टली स्टूडेंट ने ए टिक किया होगा लेकिन वो गलत है, यहाँ पर द का यूज होगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अगला प्रश्न है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बताना है, तो ब्यूटीफुल और जो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा मोर ब्यूटीफुल और जो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा वो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है आप देख सकते हैं, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड सेंटेंस। तो यहाँ पर कौन से मेथड में आपको मदर टंग का यूज होता है न्यू वर्ड्स फ्रेजेस को सीखने में। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बिलिंगुअल मेथड अप्रोच या फिर लैंग्वेज गेम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बिलिंगुअल मेथड, क्योंकि इस मेथड में आपको जो स्टार्टिंग में जो सीखा जाता है वो अपनी मदर टंग को ट्रांसलेट करके सीखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड और फिल इन द ब्लैंक्स कॉलरा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रॉम, ऑफ, बाय, विद। तो मोस्टली स्टूडेंट ने यहाँ पर फ्रॉम लगाया होगा लेकिन वो गलत है, ही डाइड ऑफ कॉलरा होगा। यहाँ पर ही डाइड ऑफ कॉलरा। जब भी किसी डिसीज से कोई आदमी मरता है, यानी जब भी कोई बीमारी से कोई इंसान मरता है तो वहाँ पर ऑफ का उपयोग किया जाता है। अगर इसी जगह ये होता ही डाइड डैश गन, अगर किसी ने गोली मारकर किसी की हत्या की होती तो वहाँ पर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई मर रहा है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि अगर कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ का यूज होगा, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मरता है, मान लीजिए कि किसी की गन शॉट से मर गया या फिर कह सकते हैं किसी ने किसी को चाकू भोंक दिया तो वहाँ पर नाइफ का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर होगा ही डाइड फ्रॉम नाइफ। लेकिन यहाँ पर बीमारी की बात हो रही है तो ही डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर दिया गया पवन किल्ड ए स्नेक, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये इसका क्या होगा, इसका होगा ए स्नेक, ठीक है, वॉज किल्ड बाय पवन। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो ये मान के चलिए कि आपका 1 नंबर हो गया पक्का। अगला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कैटल्स यानी गायों का समूह फील्ड में मतलब घास चर रहा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट करना सेंटेंस को, तो यहाँ पर गलती क्या है। अगर एक
इशारे में आप मतलब एक नज़र में देखेंगे तो आपको कहीं गलती नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एक माइन्यूट सी गलती है, वो है आपकी कैटल्स। जो कैटल्स होता है, वो जो कैटल शब्द होता है, कैटल, ठीक है, कैटल शब्द ऑलरेडी प्रोनाउन है। मतलब अगर हम कैटल केवल बोल दें तो कैटल का मतलब ही होता है कि ये एक गायों का समूह है। तो यहाँ पर हमें ES लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अगर आपने कैटल्स को कैटल करके सही किया है तो ये मान के चलिए आपका 1 नंबर हो गया पक्का। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन है। तो नाउन की जो परिभाषा होती है वो आपको मालूम है, आप हिंदी में भी अगर याद करके गए होंगे तब भी आप इसको सही करके गए होंगे, क्योंकि जो नाउन होता है यानी संज्ञा होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तु, व्यक्ति और स्थान कुछ है, उसका नाम क्या है, सुरेश है, एक नाउन पहला हो जाएगा, और जो प्रयागराज है ये दूसरा नाउन हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में 2 नाउन हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, He said to me what is your name। तो इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा he asked me, ठीक है, what my name was, ठीक है, he asked me what my name was। तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कमला हैज फिल इन द ब्लैंक्स ए लेटर। और बोल रहे हैं कि रोट यहाँ भरा जाएगा कि रिटन भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है तो जितने भी परफेक्ट होते हैं उन सभी में थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म यूज होगी, राइट, रोट, रिटन। रिटन होती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो होगा रिटन। अगला प्रश्न है, मुकेश इज वाइजर देन श्याम। यहां पर क्या करना है, इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और ये आपका निगेटिव सेंटेंस में बदल जाना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, श्याम इज नॉट वाइज, श्याम इज नॉट वाइज एज मुकेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि जो श्याम है वो मुकेश के जितना वाइज नहीं है, यानी मुकेश के जितना बुद्धिमान नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने आसानी से निगेटिव में बदल दिया। अब बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा साथ में बतानी है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम हिंदी में भी याद करके गए होंगे तो हम इसको आराम से अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड कहलाते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी खुशबू नहीं ले सकते, उनका टेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स ये कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वी हैव टू गेट एट ट्रूथ ऑफ द मैटर। ये जो ट्रूथ लिखा हुआ है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ट्रूथ जो होता है उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती, अमूर्त चीज़ें होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक। मतलब लोगों ने बैंकों पर भरोसा करना छोड़ दिया। तो ये जो फेथ है, जो भरोसा, ये दिखता नहीं है आपको लेकिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो ये आपके ढेर सारे एग्जांपल दे रखे हैं। दे लाफ्ड एट माय आइडिया, एलेक्स हैड ए फियर दैट ही वुड फॉल डाउन, शी ट्राइड टू रीस्ट्रेन हर एंगर। ये सब क्या है, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये आप अपने आप से कर लेंगे। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में पूछा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या उपयोग है, ये आपको मालूम है। श्रव्य सामग्री से और दृश्य सामग्री से, दोनों से टीचर्स बच्चों को पढ़ाता है। इसके बारे में आप 4-5 पॉइंट लिख दीजिए तो 2 नंबर पक्का है।
अब यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर जो पहला था वो था इंस्ट्रक्शन, दूसरा था सेंटेंस। 16वां प्रश्न है, आई सा डैश कैट यस्टरडे, यहाँ पर ए या एन भरना है। तो यहाँ पर कैट की बात हो रही है, तो कैट किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो सी जो आपका है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भरा जाएगा ए। ठीक है, ए भरा जाएगा, आई सॉ ए कैट यस्टरडे। अब जो दूसरा है, आई हैव डैश ए ऑरेंज या एन ऑरेंज, क्या होगा यहाँ पर, तो ऑरेंज की जब हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये ओ से शुरू हो रहा है यानी वॉवल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव एन ऑरेंज। अब यहाँ बात करें राइट द एम ऑफ पोएट्री राइटिंग, पोएट्री राइटिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि पोएट्री राइटिंग के एम क्या होते हैं, एम यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पोएट्री राइटिंग के क्या एम है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम, to enable them to understand the thought and imagination contained in the poem, to appreciate the rhyme and style of the poem, to train the emotion, feelings and imagination of the student। तो ये इसके हैं आपके एम टीचिंग। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, यानी अपने भाई की शादी के लिए अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा लेटर का ड्राफ्ट बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ऊपर आपको लिख देना है एड्रेस, जैसे मैंने लिखा हुआ है 240 तिलक नगर न्यू दिल्ली, नीचे डेट डाल देनी है, उसके बाद लिखना है माई डियर और फ्रेंड का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर ये मैंने एक तरीके से ड्राफ्ट है, अगर आपने इससे कुछ डिफरेंट भी लिखा होगा लेकिन मतलब वही होगा तो निश्चित तौर पर आपको भी 2 नंबर मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ अंदाजा ले सकते हैं कि कैसे लिखा है। माई डियर फ्रेंड, नेम होगा यहाँ पर, फ्रेंड का नेम होगा, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई ब्रदर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस ऑन, डेट डाल देंगे। माई ब्रदर हैज आस्क्ड मी टू इन्वाइट यू, सो यू आर हार्टली इन्वाइटेड टू अटेंड द मैरिज, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम 2 or 3 days बिफोर द मैरिज to help us in preparation. Please convey my best regard to your parents and love to youngers। नीचे आपको योर सिंसियरली लिख के अपना नाम डाल देना है। तो ये आपने देख लिया किस तरह यहाँ पर अपने दोस्त को इनवाइट किया है अपने भाई की शादी के लिए। तो इस तरह आपने देखा कि 1 से 18 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आप हमें नीचे कमेंट में अपने नाम और जिला के नाम के सहित ये बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, कितने नंबर तक आपके आ सकते हैं। 25 में आपके 12 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं आप हमें नीचे कॉमेंट में बताइए। और बाकी तो आप लोगों ने वीडियो से मैच कर ही लिया होगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं कितने गलत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।